अगर हम 2.1 देखें तो एक सेट होता क्या है, एक सेट होता है अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो सेट आपके पास कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करता था इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, और आप कहते थे जी ये आपके पास एक सेट है। इसी तरह से आप एक और सेट लिख सकते हैं जैसे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये आपके पास एक फाइनाइट सेट है और ये आपके पास इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। ये चीज़ें क्या कहलाती हैं, ये सेट्स कहलाती हैं। सेट के अंदर जो है, जो चीज़ यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है वो ये है कि अनऑर्डर्ड कलेक्शन होती है। इसका मतलब है कि अगर मैं ए को इस तरह से लिखूं या मैं ए को इस तरह से लिखूं, ठीक है, तो ये दोनों सेट जो है ये सेम है, क्योंकि ऑर्डर नहीं मैटर करता। अगर मैं इसको A1 कह दूं तो A इक्वलेंट है A1 के, क्योंकि सेट्स के अंदर जो है वो हमारा ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो ये हमारा सेट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। ये मेरे पास एक सेट है, ये मेरे पास एक सेट है, ये भी मेरे पास एक सेट है, ठीक है। तो सेट आपके पास किसी भी तरह के सिमिलर प्रॉपर्टीज का एक ऑब्जेक्ट, सिमिलर प्रॉपर्टीज, ऑब्जेक्ट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज का एक सेट हो सकता है, ठीक है, एक पेयर हो सकता है। अब अगर आप मजीद यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज देख लें बेसिक बेसिक सेट की, तो वो कहलाती है एलिमेंट या मेंबर होना सेट का। जैसे अगर मैं एक सेट लिखूँ यहाँ पर, ठीक है, लेट्स से मैं कहती हूँ ए मेरे पास जो है वो है 1 2 3, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ कि 2 जो है वो मेंबर है ए का, बिल्कुल मैं ऐसा कह सकती हूँ, क्योंकि 2 एक्चुअली में मेंबर है ए का। ये दिखा रहा है ये मेंबर होना ए का, तो ये नंबर मेंबर है ए का, यस इट इज, ठीक है। और अगर मैं आपसे इसी तरह से कहूँ क्या 4 मेंबर है ए का, तो आप कहेंगे जी नहीं ये फॉल्स है, क्योंकि 4 इस सेट का पार्ट नहीं है, ठीक है। और अगर नहीं होता है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं 4 नॉट बिलोंग्स टू ए, ये नॉट बिलोंग्स का सिंबल है। तो वही सेम वही वाली चीज़ें जो आपने पहले पढ़ी है, ये बिलोंग है, और ये वाली अगर आप ऊपर स्लैश लगा देते हैं ये नॉट बिलोंग हो जाएगा, ठीक है। अगर आप मज़ीद थोड़ी सी चीज़ें और देखें तो आपके पास क्या आता है, आपके पास आता है कि आप सेट को किस किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप सारी उसकी वैल्यूज़ लिख सकते हैं, उसको बेल्डर नोटेशन में लिख सकते हैं, उसकी वैन डायग्राम बना सकते हैं। अगर आप ये देखें तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आप कैसे लिस्ट कर सकते हैं एलिमेंट्स। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ जी मुझे ये बताएं पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और लेट्स से पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, ठीक है, लेस देन 10। तो क्लास मुझे बताएं इसके अंदर कौन से वाले एलिमेंट होंगे लेस देन 10। जी क्लास, कौन से एलिमेंट इस सेट के अंदर आएंगे? 1 से लेके 9 तक। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने ये कहा है पॉजिटिव इवन इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो सेट के अंदर एलिमेंट्स आएंगे वो आएगा 2 4 10 6 6 8। 8। लेस देन 10 कहा गया है तो 10 खुद इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। लेस देन 10 कहा गया है तो 10 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो ये सेट है आपके पास। तो बस इतना ही काम करना होगा, आपको एक इंग्लिश स्टेटमेंट गिवन होगी और आप उसने इंग्लिश स्टेटमेंट को समझते हुए आपने एक सेट लिखना होगा, जैसे मैंने यहाँ पर अभी एक सेट लिखा है। तो ये बेसिक सी चीज़ है जिसे हम कहते हैं लिस्ट करना ऑल एलिमेंट्स को। दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका ये है कि आप लिखें सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर। सेट बिल्डर नोटेशन भी आपको थोड़ी सी रिकॉल करवा देती हूँ। जैसे अगर मैं इस सेट को लिखना चाहूँ सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर, तो ये किस तरह से लिखा जाएगा? ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा कि आप लिखेंगे जी, अब मैं इसके 2-3 तरीकों से लिख के दिखा देती हूँ। तो ये लिखा जाएगा x such that x belongs to पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस c से रिप्रेजेंट किया जाता है पॉजिटिव इंटीजर्स को, बल्कि आपके पास अगर आप इसको देखें तो ये क्या है, ये ऑड इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे बिलोंग्स टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स एंड x इज लेस देन 10, ठीक है। अगर आप देखें तो ये यही है, ये सारे जो हैं ये ऑड हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, नेगेटिव वाले नहीं है, और क्या है, लेस देन 10 है। ये आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर आप बहुत ही आसानी से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ी सी ज़्यादा इंग्लिश डाल दें। तो आप लिखें x सच दैट x बिलोंग्स टू
ऑड इंटीजर्स, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, लेस देन 10, आप इस तरह से लिख सकते हैं। इवन लेस देन 10 को भी इंग्लिश में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने सेट्स को लिख सकते हैं। चलिए आप मुझे ये बताएं इस सेट को कैसे लिखा जाएगा। तो ये है 1 2 और 3 बस। जी क्लास, जल्दी से मुझे बताएं चैट के अंदर कि किस तरह से इसको लिखा जाएगा, फिर मैं भी लिखती हूँ। तो एक तरीका ये है, लिखा किस तरह से है, x सच दैट x बिलोंग्स टू पॉजिटिव z। पॉजिटिव z क्या है, पॉजिटिव z दिखा रहा है कि आपके पास ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर जो हैं वो आपके पास ये सेट होता है 1 2 3 और इस तरफ वाले सारे। ठीक है, ये आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है। और मैंने साथ में ये बता दिया एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू 3। ठीक है, और अगर दूसरे तरीके से लिखना चाहें जो कि कंप्लीटली इंग्लिश में है, तो आप लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू 3 कह सकते हैं, या कह सकते हैं लेस देन 4। ठीक है, दोनों में से किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपने देखा है कि आप सेट बिल्डर नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा इसकी ट्रिकीनेस में नहीं जा रही, सिर्फ अगर आपको बेसिक भी लिखनी आती है तो हमारा मसला जो है वो हल हो जाता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आपके पास ये कुछ इंपॉर्टेंट सेट लिस्टेड हैं, जिसमें आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से सेट यहाँ पे मैंने लिस्ट किए हुए हैं। नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर में सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स में सिर्फ 1 से ऑनवर्ड आते हैं। ठीक है, लास्ट रिप्रेजेंटेशन है वैन डायग्राम की। वैन डायग्राम क्या होती है जी, वैन डायग्राम आपके सामने लिस्टेड है। आपके पास इस तरह की एक फिगर होती है जिसमें आपके पास आप जो है डायग्रामेटिकली दिखा रहे होते हैं कि आपका जो है किस तरह से आपकी जो सेट है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। ये ज़्यादातर जो है वो आपको वहाँ हेल्प आउट करेगी जहाँ पर आप जो है यूनियन और इंटरसेक्शन की तरफ जाते हैं। और अगर आप जो है इसकी तरफ रहते हैं तो ये कुछ इस तरह से होगा। जैसे मैं अगर इस सेट को रिप्रेजेंट करूं तो ये कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। पहले एक बॉक्स बनाएंगे, इस बॉक्स के यहाँ पे यू लिखेंगे, तो ये दिखा रहा है कि ये यूनिवर्सल डोमेन है आपके पास। इसके अंदर आपका सेट आएगा, ये सेट के लिए बना रही हूँ। ठीक है, सेट का नाम है, इस सेट का नाम है ए, तो मैं यहाँ ए लिख दूंगी और इसके एलिमेंट्स जो है मैं यहाँ साइड पे लिस्ट कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास इस सेट की वैन डायग्राम है। इसी तरह से अगर मैं इस सेट की बनाना चाहूँ, लेट्स से 1 2 और अप टू 50 तक इसके अंदर एलिमेंट है, और मैं इसे कहती हूँ ये ए सेट है मेरे पास। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से बना सकती हूँ कि मैं यहाँ पर बनाऊंगी यू। ठीक है, और यहाँ पर जो है मैं एक बॉक्स बनाऊंगी और यहाँ पे सिंपली ए लिख दूंगी। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ना हो, इसको A1 कह दूँ, तो ये मैं इस तरह से A1 लिख दूंगी। तो ये मेरे पास इसकी रिप्रेजेंटेशन है। क्योंकि एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा तो मैं यहाँ नहीं लिख रही। ठीक है, वही आपको बताया कि जब आप यूनियन इंटरसेक्शन की तरफ जाएंगे वहाँ पे एक्चुअली में आपको ये समझ आएगी कि चीज़ें जो हैं वो किस तरह से हैं, जब आप शेडिंग भी करेंगे। ठीक है जी क्लास, ये हमारे पास कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको और बता रही हूँ और यहीं पर ही मैं बस लेक्चर एंड करूंगी। ये कॉन्सेप्ट है अबाउट इक्विटी, सेट इक्विटी। सेट इक्विटी होती क्या है? सेट इक्विटी का मतलब ये है कि दो सेटों का बराबर होना। अब दो सेट बराबर कब होते हैं, चलिए मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। पहली चीज, अगर आप ये देखें, मैंने आपको ये कहा था कि ये एक सेट है मेरे पास, लेट्स से 1 2 3, और एक मेरे पास और सेट है लेट्स से 3 2 1। ये दोनों सेट मेरे पास क्या है, बराबर हैं, क्योंकि ऑर्डर फर्क होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपके दोनों सेट के एलिमेंट सेम होने चाहिए। ठीक है, एलिमेंट सेम होने चाहिए। चलें, अब आप मुझे बताएं क्या ये पहला सेट इक्वल है? जी क्लास, चैट में बताते जाएं जल्दी जल्दी से। यस। ठीक है, तो अगर आप ये पहला वाला सेट देखें तो ये बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, आप कह सकते हैं जी इक्वल।
और अगर आप देखें तो ये देखें जी 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी, 4 इसमें भी, 4 इसमें भी, यानी दोनों के एलिमेंट बिल्कुल सिमिलर हैं, ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए ये इक्वल है। चले जी, ऑर्डर भी बिल्कुल सेम था, फिर भी फर्क नहीं पड़ा। सेकंड के बारे में बताएं, सेकंड इक्वल है? यस मैम। तो सेकंड भी अगर आप देखें तो इक्वल है। अगर आप कंपेयर कर लें, 1 इसमें है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, 4 इसमें है, 4 इसमें भी है, ये दोनों भी इक्वल हैं। चलिए जी क्लास, मुझे थर्ड के बारे में बताएं, थर्ड इक्वल है? नो मैम, थर्ड इक्वल। नो मैम। तो सबने नो की तरफ ही कहा है। मैं आपको मैम यहाँ है। पे एक चीज बता देती हूँ, और वो ये है कि अगर आप इस तरह से देखें और इस तरह से देखें, ये दोनों सेट बराबर हैं, ठीक है, ये दोनों सेट बराबर हैं। क्यों ऐसा कह रही हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर एक सेट के अंदर एक से ज्यादा दफा एक एलिमेंट आ रहा है तो वो उसको एक ही दफा कंसिडर किया जाएगा। अब जरा सोचते हुए बताएं क्या इक्वल है या नहीं। कुछ बच्चों ने मुझे अभी भी ठीक बताया है, पहले भी। जी क्लास, इक्वल है या नहीं? इक्वल है मैम। ठीक है, तो ये दोनों आपके पास इक्वल हैं, क्योंकि अगर आप कह सकते हैं कि जी आप इस वाले ए को इग्नोर कर दें, ठीक है, आप देखें ए दोनों में है बिल्कुल, बी दोनों में है बिल्कुल, ठीक है, सी दोनों में है बिल्कुल, डी दोनों में है बिल्कुल, ई दोनों में है बिल्कुल, दोनों इक्वल हो गए बिल्कुल। चलें फोर्थ के बारे में मुझे बताएं। इक्वल है मैम। जी क्लास, नॉट इक्वल। नॉट इक्वल मैम। सॉरी मैम, नॉट इक्वल है। ठीक है, तो क्लास अगर आप 4 वाला देखेंगे तो ये इक्वल नहीं है, ठीक है, ये नॉट इक्वल है। और ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है क्योंकि ए दोनों में है बिल्कुल, ई दोनों में है बिल्कुल, आई दोनों में है, यू दोनों में है, सॉरी ओ दोनों में है, यू दोनों में नहीं है। ये इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इस वजह से ये इक्वल नहीं है। तो बेसिक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इक्वल होने का मतलब क्या है? दोनों के अंदर सेट ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होने चाहिए। ऑर्डर कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एलिमेंट सेम होने चाहिए। ठीक है जी क्लास, तो ये हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था आज के हवाले से। इससे आगे वाली जो चीज़ें हैं जिसमें आपका एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट और बहुत सारी और चीज़ें, ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी।